कारगिल की लड़ाई बहुत डिफिकल्ट लड़ाई थी। इंडिया ने, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल विच इंडिया फॉट। इस बार इसको जीत के रहेंगे, नहीं तो हम वापस नहीं आएंगे, बिकॉज समटाइम योर पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। कैप्टन विजयन थापर थे, कैप्टन विक्रम बत्रा थे, मेजर आचार्य थे, मेजर विवेक गुप्ता थे, एंड ऑल ऑफ देम आर नो मोर। I was also hit. I was lucky I could survive. The emotions what the soldiers have gone through. वॉर फैक्ट्स हैं, कितने लोगों ने लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर के जो इमोशंस थे वो वही बता सकता है जो लौट के आ गए। सही बात। I guess वो दिल से आता नहीं है, मेरे बाप की कंट्री है। Seriously. वो एकदम दिल से। I guess आप कैट के अंदर जाओ तो एकदम लगता है कि हाँ ये मेरे बाप की कंट्री है। बाहर वो वाली फीलिंग नहीं आती। कोरोना ने बहुत डैमेज किया, लेकिन टाइम दे दिया था। और वो वक्त भी ऐसा था कि इतना डिस्टर्बेंस था, अनसर्टेनिटी थी, एंड यू वर हियरिंग द बैड न्यूज़ ऑल अराउंड। जब हम लोग अपने घरों में बैठे थे और ये लोग ऊपर पीक्स पे लड़ाई कर रहे थे, उस समय भी अनसर्टेनिटी थी लाइफ में। उस समय भी न्यूज़ डेथ की आती थी। फौज का एनवायरनमेंट है वो इतना पॉजिटिव और इतना पेट्रियोटिक है ना। आई मस्ट से आई हैव बिकम मोर पेट्रियोटिक बीइंग अ आर्मी वाइफ। So when you are going for each attack, it is like going into death trap. You know you may not come back. So that was the kind of situation. Every day they are paying the price of our freedom, right? They are still shedding their blood and putting their life at stake. I always say कि army wives don't wear stars on their shoulders, but they carry the responsibility of the rank. अगर हम विजय प्राप्त करके लौटे तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता। अगर हम देश के लिए शहीद भी हो गए तो वो एक ऐसी डेथ होगी जिसपे खाली हम और मेरी फैमिली नहीं, पूरा भारतीय, हर बंदा, एवरी सिटीजन विल बी सो प्राउड बिकॉज यू हैव गिवन योर लाइफ फॉर देम, राइट? नॉट फॉर योर पर्सनल थिंग। Today I got hold of this book called Nation First. This is written by Shikha Akhilesh Saxena, who's sitting exactly next to me. But this book is about her journey and her journey with her husband, which is Captain Akhilesh Saxena. He is a Kargil War hero, and how exactly the life of a Kargil War hero, the family life of Kargil War hero revolves. ये पूरी कहानी उसके ऊपर है। बहुत बहुत स्वागत, वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट। कैसे हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। सबसे पहला मेरा सवाल तो ये है कि आप लोग की मुलाकात कहाँ हुई, ये शादी सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद बाकी कहानियों में आते हैं। आप लोग हैं कहाँ से? सो मेरे पेरेंट्स यूपी के स्टेट सर्विसेज में थे। ओके। सो ही वाज पोस्टेड इन यूपी बट आई स्टडीड इन नैनीताल, Okay. एंड since childhood I wanted to become soldier, officer, so I was very passionate. So मैं अपने पेरेंट्स से जिद करके सैनिक स्कूल में गया कि मुझे तो यूनिफॉर्म पहनना है। मेरी फैमिली में कोई नहीं था आर्मी से, बट whatever I've seen in movies and I've seen some army deployment, I was charmed that this is the thing I want to do it since very childhood, maybe around 4th, 5th class. Okay. So I've qualified, gone to Sainik school, and then from there, though I joined kind of first मैंने engineering college join किया था, NDA first attempt में I was not successful, but then I had not given up, and second attempt में जैसे ही मेरा National Defence Academy, which is a premier institute for officers, मैंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में था, मैंने एक पल नहीं लगाया उस चीज को छोड़ना। तो पढ़ने में भी अच्छे थे। राइट। सो मैं अपने स्कूल का टॉपर भी था, बट मेरा पैशन यही था कि मुझे किसी भी हालत में आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी है। तो मेरी मदर ने काफी मना किया था कि अब तुम्हें इतना अच्छा कॉलेज मिल गया है, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड उस समय सब लोग यूएस जा रहे थे, बट आई वाज वेरी क्लियर कि शायद पैसा नहीं, मेरी जिंदगी में जो सेटिस्फेक्शन है, जो चार्म है, एडवांटेज है कि देश को सर्व करने का, वो सैनिक बनने से है, और एक यूनिफॉर्म पहनने का, तो वो जो मेरा पर्पस है वो शायद मैं कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो थोड़ा समझाने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, इट्स योर लाइफ, ठीक है, यू थिंक एंड टेक डिसीजन। मेक सेंस। आप वेयर वर यू बोर्न एंड रेज्ड? आई वाज बोर्न इन कानपुर। अरे क्या बात है, आप दोनों यूपी से? हाँ, दोनों यूपी से हैं, लेकिन मेरे फादर मदर दोनों ही मेडिकल कैडर में थे। दे बोथ आर डॉक्टर्स। तो लास्टली दे सेटल डाउन इन देहरादून। ओके। तो मैं आईटी सेक्टर की हूँ। आई हैव डन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड द फर्स्ट करियर आई स्टार्टेड फ्रॉम HCL, नोएडा से शुरू किया। उसके बाद आई वॉज एज ए सेंटर हेड इन अरीना मल्टीमीडिया, मैं वहाँ पे डायरेक्टर थी।
और हमारी मुलाकात पेपर के थ्रू हुई है. इट इज़ टोटली अरेंज मैरिज. और मेरे साथ भी वही था कि जब मैं सेंटर पे थी और डायरेक्टर थी, सब इट वाज गोइंग वेरी वेल, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या चाहिए. तो आई वांटेड, फिर जब शादी की बात चली तो मुझे लगा कि दिस इज द फर्स्ट थिंग, मैं जिसकी इज्जत कर पाऊंगी और दिल से चाह पाऊंगी वो एक फौजी हो सकता है. क्या बात? तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे तो फौजी से ही शादी करनी है. एंड वही पेपर में एड्स आए थे तो बहुत सारे लेटर्स आ रहे थे. तो एक लेटर मैंने निकाल के अपनी मम्मा को दे दिया कि ये बंदा है जो फौज. उसमें मुझे कुछ नहीं मालूम था. ये तो डिजिटल शादी वाला जमाना ही नहीं है. तब चिट्ठियां लिखी जाती थी. वाह. उस समय लेटर्स, ये मोबाइल्स नहीं होते थे. तो उनका भी रिएक्शन सबसे पहले. This is which year? This was 1999. 1999. Wow. आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी 1999. तो मेरी मदर का भी रिएक्शन वही था कि नहीं भाई, फौजी से शादी नहीं करनी है. उनका कोई घर बार. बट बिकॉज शी हैड अ बैड एक्सपीरियंस, उनकी कोई फ्रेंड थी. आई हैव मेंशन्ड इट इन दिस बुक कि क्या हुआ कैसे हुआ. बड़ा कन्विंस करना पड़ा. उस मतलब प्रपोजल में एक ही चीज थी कि वो फौजी है, और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था. वो फौजी है इसलिए मुझे उससे शादी कर ली. और फिर कितने दिनों में शादी हो गई? कुछ दिनों में. जस्ट मतलब हम मिले हैं, हम मिले फरवरी में. ये लेटर वेटर जनवरी में चल रहा था. फरवरी में हम मिले हैं और 15 दिन में हमारी शादी तय. और मतलब एंगेजमेंट और शादी के बीच में 15 दिन भी नहीं थे. इट वाज लाइक एंगेजमेंट हुई और ही वाज गॉन टू एक्साइज. ये आर्टिलरी में है तो एक्साइज भी वहाँ रेगिस्तान में बीच में होती है. तो वहाँ पर कोई फोन नहीं, मोबाइल नहीं, कुछ नहीं होता था. और तब तो फोन वैसे ही नहीं था. तो शादी तय हो गई थी, लेकिन बंदे को, दूल्हे को पता नहीं था कि शादी की डेट क्या है. Because I was only able to do a phone call which was around 80 kilometers away from where we were doing this exercise deep in Rajasthan. तो जब 80 किलोमीटर में आके पहला STD मिलता था, फोन तो होते नहीं थे उस समय. और उस पर भी वेटिंग होगी, लाइन लगाओ. हाँ, वेटिंग. और दूसरा एक्साइज से वहां से आना, रेगिस्तान में 80 किलोमीटर का मतलब 2-2.5 घंटे आना, 2 मतलब आपको जब 6 घंटे फ्री मिलेंगे, और जब आप एक्साइज में होते हो तो 6 घंटे सोने के लिए भी नहीं मिलते. तो दैट वाज मतलब हो गया था. इन लोगों ने डिसाइड कर दिया था दोनों पेरेंट्स ने. इस वाज जोड़ी मेड इन हेवन है. बिकॉज़ आई गेस ये वही सही हो गए, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं क्या होना है, लेकिन तो भी मेरे मायके से और ससुराल से दोनों जगह से मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई कि 14 तारीख को इट इज अ वैलेंटाइंस डे, कि जरूर कॉल करेगा ना, उसको बता देना कि उसकी शादी है भाई. इसको फोन आया था. Luckily I got that phone because एक्साइज में पता नहीं होता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन 14 को सबको मालूम था कि जरूर करेंगे. तो जब एंड में फोन आया तो मैंने जो कन्वर्सेशन था मेरा, तो मेरे मुंह से ये लिखा कि आपकी शादी है. क्या मेरी तुम्हारी नहीं है. इट वाज लाइक दिस. सो इट वाज अमेजिंग. मतलब how has been these 25 years of marriage? चलिए पहला सवाल यही से शुरू करते हैं. सो आई थिंक ग्रेट. अभी तक हमने एक दूसरे से बोर नहीं हुए, सबसे अच्छी बात है. बिकॉज शुरू से we were more like friends, right? We say rather than kind of having expectation from husband wife, we are more like friend. Yes, it's a part of parcel. बीच में थोड़ा बहुत वो होता रहता है, but we more stayed like a friend and supported each other wherever required. Like जब मैं कारगिल में इंजर्ड भी हो गया था एंड बहुत टाइम में हॉस्पिटल में रहा, 1-1.5 साल. अभी हम उसके बारे में बात करेंगे. So she supported me throughout this thing, and when I was moving a transition from army to corporate, I had no clue about what is computer all about, how do you work and all. But in a MBA institute like FMS, you need to be on top of your game. So initially she has helped me a lot, even doing some of my IT assignment because she was from IT. And FMS is like the top college of India. मतलब like एंट्री मिलना मुश्किल हो जाता है, और उसके लिए ऑब्वियसली कितनी पढ़ाई, कितनी लिखाई, गॉड नोस क्या क्या हुआ होगा. वाह, थैंक यू यार. मतलब ये आई गेस मुझे आपकी सबसे अच्छी बात जो लगी थी जिससे आपने स्टार्ट किया था, कि मुझे लगता है इसकी मैं रिस्पेक्ट कर सकती हूँ. आई बिलीव, मतलब मैंने बहुत सुना है, मतलब मुझे लगता है वही शायद लाइफ का सार भी है कि इफ यू कैन रिस्पेक्ट द अदर पर्सन देन आई गेस मोर और लेस बाकी छोटी-मोटी चीजें गेट सॉर्टेड हो जाती है. मतलब लड़ाई झगड़े तो माँ बाप से हम लड़ लेते हैं, तो मियां बीवी क्यों नहीं लड़ेंगे, वो तो सीधी बात है. ठीक है, फिर ये किताब लिखने का कहां से सिलसिला शुरू हुआ, कब हुआ सिलसिला शुरू? किताब लिखने के विचार तो बहुत पहले से थे, लेकिन वक्त ऐसे निकलता था कि आप बैठ के उस तरह से लिखना बहुत मुश्किल था.
लेकिन हाँ, कोरोना ने बहुत डैमेज किया, लेकिन टाइम दे दिया था। और वो वक्त भी ऐसा था कि इतना डिस्टरबेंस था, अनसर्टेनिटी थी, एंड यू आर हियरिंग द बैड न्यूज़ ऑल अराउंड। तो मुझे वही वक्त याद आ गया जब कारगिल का समय था, जब हम लोग अपने घरों में बैठे थे और ये लोग ऊपर पीक्स पे लड़ाई कर रहे थे। उस समय भी अनसर्टेनिटी थी लाइफ में, उस समय भी न्यूज़ डेथ की आती थी। वो पूरा सिनेरियो, तो मुझे लगा इफ़ माई स्टोरी कैन हेल्प एनीवन टू कम अप विथ नेवर गिव अप एटीट्यूड, तो मैं ये स्टोरी लिखना चाहती हूँ और सब तक पहुँचाना चाहती हूँ कि एनी सर्कमस्टांसेस यू हैव टू बी पॉजिटिव। बिकॉज मेरी लाइफ में अप डाउन्स बहुत स्ट्रांग हुए। शादी होते ही वो लड़ाई पर चले जाना, और मैं आई वॉज फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, मुझे नहीं मालूम था कि मैं कैसे उस चीज़ को मैनेज करूँ। लेकिन जो फौज का एनवायरनमेंट है वो इतना पॉजिटिव और इतना पेट्रियोटिक है ना, आई मस्ट से आई हैव बिकम मोर पेट्रियोटिक बीइंग अ आर्मी वाइफ। जितना था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया वो पेट्रियोटिज्म मेरे अंदर, कि मैं भी कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थी। और ऐसा सिर्फ वाइफ में नहीं, बच्चों में भी होता है। द एनवायरनमेंट इज लाइक दैट। और उस एनवायरनमेंट में मुझे इतना बाइंड किया, सपोर्ट सिस्टम सिर्फ देखने से ही आ गया कि ये लेडीज अपने आप को कैसे कैरी करती हैं। और जब बॉडीज आती थी तो हम जाके उनको कंसोल भी करते थे एज ए आवा मेंबर। जब हमारी शादी होती है तो ऑटोमेटिकली हम आर्मी विमेन वेलफेयर एसोसिएशन। हाँ, यस यस। मैं जबलपुर में पला बड़ा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा आर्मी बेस है, इसलिए मुझे ये सब, और मेरे घर के पास ही है, इसलिए मुझे ये सब शॉर्ट फॉर्म्स थोड़े बहुत पता है। तो एक्चुअली में वी आर द सपोर्ट सिस्टम। एक तरीके से देखो तो हमारे जो मेन हैं वो हमेशा वेपन्स के साथ होते हैं, राइट। कोई भी स्ट्रेस, मतलब ये सुपर ह्यूमन नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन। तो कोई भी स्ट्रेस में कैसा भी कदम ये भी उठा सकते हैं। तो हमारा दायित्व बस ये होता है कि वी शुड नॉट पास दैट स्ट्रेस टू हिम। वी स्टैंड लाइक अ वॉल सो दैट ही शुड डू हिज ड्यूटी विद अ कूल, विद अ काम माइंड, अदरवाइज इट कैन डैमेज देमसेल्फ। तो ये हमारा काम होता है कि हमारी फैमिली से कोई स्ट्रेस आ रहा है, सोसाइटी से कोई स्ट्रेस आ रहा है, या आपस में हम इतना बाइंड करके रखते हैं एक दूसरे को कि हमारे बीच की खबर इन तक नहीं पहुंचती। तो एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगा, मतलब हो सकता है मेरा सवाल थोड़ा स्टूपिड साउंड करे, बट इन जनरल इफ यू आर ट्रेन्ड इन दैट वे, क्या स्ट्रेस एक टाइम के बाद अफेक्ट होता है कि हमेशा रहता है? तो मैं आपको बुक के बारे में भी पहले बताना चाहता हूँ, जो आपने शिखा से पूछा कि बुक कैसे हम लोगों ने सोचा कि लिखना चाहिए। सो जब कारगिल की लड़ाई बहुत डिफिकल्ट लड़ाई थी, इंडिया ने, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट बैटल विच इंडिया फॉट, यू नो, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक NH1 है हमारा, जो कि हमें लेह लद्दाख और पूरे श्रीनगर को जोड़ता है, राइट। और जो आपके लेह लद्दाख की सारी सप्लाई होती है वो उसी NH1 से होती है, और वो केवल 6 महीने के लिए खुलता है, राइट। अगर वो रोड किसी तरह बंद हो जाए तो आप पूरा लेह लद्दाख विंटर में आइसोलेट हो जाएगा, और हेलीकॉप्टर्स और उसके आप कितनी सप्लाई नहीं पहुंचा सकते। तो आपका सियाचिन ग्लेशियर और लेह लद्दाख पूरी सप्लाई उससे जाती है। अब एनिमी का लार्जर गेम प्लान ये था कि जो सारी पीक्स हैं उस रोड पे आप उसको कैप्चर कर लो। वो विंटर वेकेटेड पोस्ट थी, मतलब विंटर में कोई नहीं रहता, तो विंटर में आके वो ऊपर चढ़ गए, और जब तक हमें पता चला उन्होंने सारी पीक्स कैप्चर कर ली थी। आप उस रोड पे कुछ भी मत चढ़ने दो, बिकॉज आप ऊपर बैठे हो, आप अपनी पीछे से आर्टिलरी का फायर वहां पे लाते रहो। अगर वो रोड 6 महीने के लिए बंद हो जाती तो लेह लद्दाख की सप्लाई बंद हो जाती, और लार्जर गेम प्लान में उसकी सियाचिन और लेह लद्दाख को आइसोलेट करके देन दे कैन कैप्चर इट। सो दिस वाज स्टेप 1। नाउ व्हाई आई से डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट वॉर, क्योंकि बाकी वॉर में इंडिया और पाकिस्तान इक्वल फ्रंट पे थे जब भी लड़ाई हुई, चाहे 71 हुआ, 65 हुआ। बट इसमें एनिमी ऊपर बैठ के वो 100 टाइम्स मोर पावरफुल है। क्यों? पत्थर भी फेंकेगा, कैजुअलिटी होगी। ऊपर जाके उसने बंकर बना लिए हैं, तो वो अंदर छुपा हुआ है, लेकिन जब आप चढ़ रहे हैं आप एक्सपोज है। टेम्परेचर आपका -15 से -28 डिग्री सेंटीग्रेड है। एनिमी को पता था आप आएंगे, इधर से ही आएंगे, उसने चारों तरफ पहले ही माइन लगा के आपका इज जस्ट वेटिंग फॉर यू। सो व्हेन यू आर गोइंग फॉर ईच अटैक, इट इज लाइक गोइंग इनटू डेथ ट्रैप, यू नो यू मे नॉट कम बैक। सो दैट वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन, एंड दैट्स व्हाई आपको देखेंगे, अगर आप बात करें, मेरे साथ कैप्टन विजयन थापर थे, कैप्टन विक्रम बत्रा थे, मेजर आचार्य थे, मेजर विवेक गुप्ता थे, and all of them are no more. I was also hit. I was lucky I could survive, but most of us young officers were leading because circumstances और जो आपकी terrain थी it was so difficult, right?
इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको पता है मेरी जस्ट मैरिज हुई थी, जब हम टोलोलिंग के अटैक के लिए जा रहे थे और लास्ट अटैक में, तो वी है आर्मी में ट्रेडिशन होता है जब आप बहुत बहुत डिफिकल्ट अटैक के लिए जा रहे हैं और आपको पता है शायद नहीं आएंगे, और टोलोलिंग के लिए हमने डिसाइड किया था कि इस बार इसको जीत के रहेंगे, नहीं तो हम वापस नहीं आएंगे, बिकॉज समटाइम योर पर्पस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर लाइफ। तो हम सब ने जोश में जा रहे थे, हमने अपने लास्ट, जैसे मैंने शिखा को लेटर लिखा, अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा, एंड जब आप वो लेटर लिखते हैं तो आप ये सोच के लिखते हैं कि आप वापस नहीं आ रहे। वो लेटर पोस्ट नहीं होता, वो आपके बॉक्स में या आपके उसमें बंद करके रख दिया जाता है, और उस पर लिखा रहता है टू बी गिवन टू वाइफ इन केस ऑफिसर डज नॉट कम बैक, और टू बी गिवन टू पेरेंट्स इन केस ऑफ ऑफिसर डज नॉट कम बैक। अगर आप आते हैं तब तो आप उस लेटर को टीयर इट ऑफ एंड यू सेलिब्रेट योर विक्ट्री, बट अगर आप नहीं आते तब वो आपका बॉक्स लेटर जाता है, और जब पेरेंट्स उसको पढ़ते हैं तो, या वाइफ या जो भी आपके बच्चे वो पढ़ेंगे, तो पहला सेंटेंस ये होगा, जब आपको लेटर मिलेगा तो मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा, मैं आपको आसमान से देख रहा हूँ। So just think about the situation. You are alive, but you are imagining a thing when you are not there, and you are writing as your last letter, right? So that's, look at the emotional trauma you have to go through. एक्चुअली में ये बुक है जो ये वॉर से ज़्यादा ह्यूमन एंगल को लेके चली है, द इमोशंस व्हाट द सोल्जर्स हैव गॉन थ्रू। वॉर फैक्ट्स हैं, कितने लोगों ने लिखे हैं, लेकिन उनके अंदर के जो इमोशंस थे वो वही बता सकता है जो लौट के आ गया। वी आर अनलकी कि बहुत सारे लोग लौट के नहीं आए हैं, लेकिन आई वॉज लकी कि ही वॉज देयर एंड ही नरेटेड ऑल दीज स्टोरी व्हेन आई वॉज एट द बेड साइड ऑफ हिम। जब ही वॉज वुंडेड, वी वर देयर फॉर 1 year इन द बेस हॉस्पिटल। प्रोसेस बार बार ऑपरेशंस होते थे यहाँ पर, बिकॉज ही लॉस्ट ऑल हिज, दिस पाम वॉज गॉन, द होल पाम वॉज गॉन, दिस इज रिकंस्ट्रक्टेड। तो पहले आप फ्लश को जोड़ते हो, फिर भी नहीं मूवमेंट नहीं आया तो आप नर्व्स को जोड़ते हो। तो आई हैव इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन दिस बुक कि कैसे क्या हुआ। इवन द अगली वॉर, लोगों को लगता है यहाँ ब्रेवरी और एवरीबडी सेलिब्रेट्स, लेकिन ये तो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते थे क्योंकि नेक्स्ट टाइम सामने दिखाई देते थे कि इनके लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेजर विवेक गुप्ता, Vijayan Thapar, Vikram Batra, right? We were close friends, we were like buddy, but we just lost them, and I can't even beat there. I have to still salute them and move for my next. You know, so sometimes your purpose and duty is so important कि आप अपने दोस्त के लिए 2 क्षण रुक के नहीं कर सकते। आपका पर्पस है कि जिस वजह से ये हुआ है, जिस एनिमी ने किया है, मुझे I have to achieve that. So it was so difficult war, and very few of us came alive. तो जब मैं, बिकॉज ऑफ माई इंजरी, जब मैं मूव आउट हो रहा था एंड आई डिसाइडेड टू डू माई MBA, सो हॉस्पिटल बेड से पढ़ाई शुरू करी एंड शी सपोर्टेड मी, और वहाँ से बैठ के मैंने सोचा कि अगर अब मेरी परमानेंट इंजरी हुई और मुझे बोला गया कि अब आप कभी भी फ्रंट पे नहीं जा पाओगे बिकॉज ऑफ योर इंजरी, सो मैंने कहा मुझे पीछे नहीं रहना है, क्योंकि जब आपने फौज ज्वाइन की, यू आर लीडिंग योर मैन, यू आर फाइटिंग। उस लड़ने के बाद अगर पीछे बैठना पड़े तो लगेगा कि आप तो लगभग बैक एंड पे डाल दिए ना। So then I say I'll find a new challenge in my life. So I decided to do MBA. So first I qualified UP की civil services, but मुझे लगा ये मेरे, this is not my cup of tea. Then why? And why? No, because there are a lot of pressure from so then we decided कि MBA करना है. So then hospital में बैठ के 8 महीने की पढ़ाई शुरू हुई, and then फिर 2-3 IIMs, Bangalore, Lucknow, FMS Delhi, and Excel. तो जबकि टाटा ने और ONGC ने इनको जॉब ऑफर कर किया था, उसके बाद भी ही रिफ्यूज्ड कि पढ़ाई पहले करूंगा। वैसे भी इंजीनियरिंग छुट्टी हुई थी, मन भी हो रहा होगा ना कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं। करेक्ट, मतलब I was confident कि जब भी whenever I go back to books I can always do the thing. So and we wanted to make a base. जैसे आर्मी में जाने के लिए बचपन से तैयारी करी थी। True. NDA पहुंचे थे, फिर आर्मी में गए थे, तो सिविल सोसाइटी में आने के लिए भी वी वांटेड अ बेस कि हमें ऊपर नीचे सब मालूम होना चाहिए, एकेडमिक्स एंड ऑल। तो MBA वाज द बेस्ट थिंग। So glad you mentioned that because a lot of people will say कि क्यों करना, मिल रहा है तो वो कर लेते हैं, but बेस बनाना कितना जरूरी है। No, and why I could grow so fast, and now I look back, I was offered so many jobs. I say I don't want a job which is given based on what I did for my country, right?
मतलब I don't want a cause for or And not sympathize. No, not out of sympathy. I don't want I learned sympathy. it. I'm good enough again to find my my challenges and achievement in life. So in fact, I stopped writing captain during that time. I say I will go as a general candidate. Qualified all this thing. And FMS Delhi से मतलब किया, both of us worked together and then I passed out with a gold medal from FMS Delhi. Wow. So यार आप कुछ पढ़ते हैं ज़्यादा अच्छे हो मुझे ये FMS दिल्ली से गोल्ड मेडल मेरा ड्रीम कॉलेज होता था इसी ज़माने में कि FMS दिल्ली चले जाऊँ. So मैं आपको बुक के बारे में बता रहा था. तो when I was making a transition to this thing, so General Malik, who is like my father figure and mentor guy, and बाकी लोगों ने मुझे बोला देखो अखिलेश, now you are moving to corporate and I'm sure you will do very well the way you have did in your MBA. But आपकी एक और responsibility है. आप एक war hero उस country के. और as a war hero, next generation को अभी 99 में लड़ाई हुई है, उससे पहले 71 में हुई थी. बट लोग जब लड़ाई होती है तब दे लुक अप टू आर्मी. बाकी उन्हें नहीं पता चलता आर्मी इंसर्जेंसी में लड़ रही है. Every day they are paying the price of our freedom, right? They are still shedding their blood and putting their life at stake. Who will give them this inspiration? Who will tell the society what it is all about? So this is your duty. So मैंने और शिखा ने डिसाइड किया था कि one, we are taking it corporate as a career, but we will never forget our duty, and we will keep working with the entire society to inspire them, tell them the value system of army, tell them in any condition we can again come back, right? It's a winner attitude. You cannot have a victim's mindset, like चाहे कोरोना हो कुछ भी. तो जब हमने अपनी स्टोरी लोगों को बैठ के कॉर्पोरेट में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में शेयर किया, हमें लगा लोगों की लाइफ चेंज हुई है. लोगों ने उसको एज इंस्पिरेशन लिया और मेरे पास कितने लोगों के लेटर आते थे आपसे बात करके आई डिसाइडेड टू अगेन ट्राई एंड चेंज. तो सोचा कि एक बुक लिखनी चाहिए जो मासेस तक पहुंचे, बट मेरे पास टाइम नहीं था. मैं तो बोलता हूँ एक फिल्म बननी चाहिए. वो भी बनेगी. एक्चुअली में अगर सब लोगों तक पहुंचे ये बात, हमारा जो मोटो था वो यही था कि एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इज अ सोल्जर इफ ही इंटेंड टू बी. उसी डेडिकेशन और उसी सिंसेरिटी से जितने हमारे जवान ऊपर सर्द हवाओं में और तीव्र सन के नीचे रह सकते हैं, तो एसी में बैठ के तो आराम से काम किया जा सकता है उतने डेडिकेशन से. तो अगर वो करने लग जाएं, आप सोचो हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुंचेगी. फिर किसी की हिम्मत होगी कि हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे. जिस डिसिप्लिन से एक आप सोल्जर को देखते हो, उस डिसिप्लिन से अगर हम आजू बाजू सड़क पे ही देख लेना, अगर उतना ही बस फॉलो हो जाए, कचरा नहीं दिखेगा आपको, रोड पे कचरा नहीं मिलेगा. सबसे मेन चीज तो वो है. मैंने आज तक किसी सैनिक को नहीं देखा कि वो कहीं फ्रूटी का ऐसा पैकेट कहीं रास्ते में फेंक रहा हो या चिप्स फेंक रहा हो. मैंने कभी नहीं देखा. उनके इनग्रेन कर दिया जाता है उनकी लाइफ में, और उनके वैल्यू सिस्टम और ट्रेडिशंस ऐसे हैं. आप आज भी जब हम निकलते हैं तो कैंट से निकलते हुए हम पैट्रियट से भर जाते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ का ऑरा ऐसा है. दे हैव डेवलप्ड दैट. और कितना क्लीन है आप देखो, एंड दे मेंटेन इट. सो आई थिंक दैट्स वो दिल से आता है कि ये मेरे बाप की कंट्री है. Seriously. वो एकदम दिल से. आई गेस आप कैंट के अंदर जाओ तो एकदम लगता है कि हाँ ये मेरे बाप की कंट्री है. बाहर वो वाली फीलिंग नहीं आती. तो हमारा एम यही था कि मैं और शिखा, तो मेरे पास नहीं था. शिखा ने देन शी टुक दैट थिंग, शी से आई विल राइट. एंड दूसरी चीज ये थी, जितनी भी बुक लिखी है आज तक आर्मी पे, वो सारी बुक जैसे किसी ने, मैं एक राइटर हूँ, आप मान लीजिए वहां से आए या फैमिली, क्योंकि जो लोग मार्टियर हो गए तो वो दूसरों का अकाउंट है. ये पहली ऐसी बुक है जिसमें एक आर्मी कपल ने खुद बोला है कि व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. एंड जैसे शिखा ने बोला, इट्स मोर अबाउट योर इमोशनल जर्नी, इट्स मोर अबाउट योर व्हाट यू गॉन थ्रू, व्हाट्स इन योर माइंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ अटैक वेयर यू मे नॉट कम बैक, व्हाट इज हैपनिंग टू द वाइफ who is waiting for Actually, husband. nobody is that brave, but you have to gather that courage. कहाँ से आता है? निकालना पड़ता है. क्या आपके लिए इंस्पिरेशन क्या था? Because you can't meet him, you can't talk to him, you have nobody, right? I guess अगर आप बेस पे जा रहे हो, फैमिली को तो लेकर जा नहीं सकते हो, आप अकेले ही हो. क्या होता क्या? दिन का शेड्यूल होता क्या? The same duty what he is following, nation first, the same I follow. कि मेरे कंट्री के लोग मेरे लिए पहले हैं. वो इसलिए लड़ रहा है कि कुछ लोगों, वहाँ पर जो एरिया है वहाँ के लोगों के ऊपर बम गिराए गए थे, पूरी सिटीज़ खाली हो गई थी, विलेजेस खाली हो गए थे. तो ये सब कुछ फेस किया उन लोगों ने, तो उसकी ड्यूटी थी वो सब क्लीन करना और बॉर्डर पे फिर से सिक्योरिटी रखना. वो मेरी भी ड्यूटी थी. तो ये आई ऑलवेज से कि आर्मी वाइफ्स
don't wear stars on their shoulders, but they carry the responsibility of the rank. Not all superheroes wear capes. It's something like that. तो मतलब इक्वली वो कंट्रीब्यूट करती हैं लेडीज. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. बिकॉज उतना मेंटल प्रेशर आप पे भी आता होगा. आई एम नॉट सेइंग उतना नहीं आता होगा, बट आता तो बिल्कुल होगा. His shade is darker. Agreed. His shade may be darker, but you also have a significant mental. एक्चुअली में वो अपनी लाइफ स्टेक पे लगा रहा है, तो मैं अपने हस्बैंड की लाइफ स्टेक पे लगा रही हूँ. इट इज लाइक दिस. बिल्कुल सही बात है. एंड बच्चों के लिए भी वही है कि दे विल लूज देयर फादर, और फिर भी हम लोग करते हैं अपने देश के लिए. कोई चू नहीं करता, कोई चाह नहीं करता. और आप देखिए ना, कई लोग अभी मेरे जवान हैं, हम लोग कारगिल सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारे जवान हैं जो ये उन्हीं के लिए बनाई गई थी, कारगिल के वीरों के लिए. तो बहुत सारी विडोज रहती हैं जिसका हस्बैंड शहीद हुआ था, अभी उसका बेटा उसी रेजिमेंट में अभी कमीशन हुआ है. सो जलवा देखिए कि मतलब जहाँ पे हस्बैंड शहीद हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनका उस इंस्टीट्यूशन से विश्वास उठ गया. नहीं तो सबसे बड़ी चीज लाइफ चली गई, लेकिन क्योंकि आर्मी ऑलवेज स्टैंड बाय देयर पीपल, राइट. और इस साल देखना दिवाली ज्यादा जोर से मनाएंगे. यस. क्योंकि वापस से गया है. वाह, बिल्कुल. तो ये हमेशा रहता है, और आज भी चाहे मेरे कोर्समेट्स हैं, चाहे मेरे यूनिट के लोग हैं, हम हमेशा कनेक्टेड हैं. बिकॉज ऐसा नहीं कि हम कनेक्टेड थे किसी पर्सनल पर्पस के लिए. देयर वाज ए हायर पर्पस विच इज अबव यू नो, विच इज लाइक कंट्री. एंड जब आप एक ऐसे कॉज के लिए, आपने मुझसे पूछा आपको स्ट्रेस नहीं होता, राइट? तो वो भी स्ट्रेस होता होगा. आई एम श्योर होता होगा. आई एम श्योर होता होगा. ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्ट्रेस ना हो. एग्जैक्टली. बट हाउ डू यू डील विद दैट? मुझे हो जाता है. करेक्ट. सो जब हम पास आउट होते हैं तो स्ट्रेस बहुत था. मैं आपको जब हम लोगों को बोला गया कि टोलोलिंग हमें पहला अटैक मिला था, उस पर 4-5 अटैक हो चुके थे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे क्योंकि लास्ट 300 मीटर वॉज स्टीप एंड कोई ट्री नहीं है कारगिल में. 70 डिग्री स्टीप, 70 to 75 डिग्री. तो लास्ट बिल्कुल 300 मीटर 80 डिग्री के ग्रेडियंट पे था, और कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां आप हाइड कर सके. तो एनिमी आपको देख सकता था. एंड you have to climb with either rope or very difficult climb. Then you are carrying a weight of close to 40 to 50,000 on your back. और इनफैक्ट जब हम लास्ट अटैक के लिए गए थे, हमने अपना फूड वाटर सब निकाल दिया था. क्यों? हमें पता था लंबी लड़ाई होगी, वो टॉप पे है हमें, लेकिन फूड के बिना तो शायद 2 दिन सर्वाइव कर जाएंगे. लेकिन अगर मेरी बुलेट्स खत्म हो गई, मेरे बॉम्ब्स खत्म हो गए, मेरे ग्रेनेड्स खत्म हो गए, तो सर्वाइव नहीं करेंगे. तो एवरीथिंग वी हैव टेकन आउट एंड वी कंटिन्यूअसली केप्ट फाइटिंग. तो ऐसी डिफिकल्ट जब आप जगह जा रहे हो, तो आपको पता है कि शायद आप कल वापस नहीं आए. जैसे मैंने बोला, वो लेटर हमने लिखा था. लेकिन मेरा एक काम और है, मुझे अपने आप को ही नहीं मोटिवेट करना, जो मेरे जवान हैं उनको भी मोटिवेट करना है. सो जब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मैंने उनसे एक ही चीज बोली कि देखो, डेथ तो हमारी एक रोड पे भी हो सकती है, एक्सीडेंट में भी हो सकती है, बीमारी में भी हो सकती है. आप हजारों लाखों लोग रोज मरते हैं, लेकिन जिस पर्पस के लिए हम जा रहे हैं वो शायद हमारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और अगर हम विजय प्राप्त करके लौटे, तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन, अचीवमेंट कुछ नहीं हो सकता. अगर हम देश के लिए शहीद भी हो गए, तो वो एक ऐसी डेथ होगी जिसपे खाली हम और मेरी फैमिली नहीं, पूरा भारतीय, हर बंदा, एवरी सिटीजन विल बी सो प्राउड, बिकॉज यू हैव गिवन योर लाइफ फॉर देम, राइट, नॉट फॉर योर पर्सनल थिंग. और दूसरा मैंने उन्हें बोला, जैसे ऑफिसर्स होते हैं, वो कमांड एंड कंट्रोल के लिए बीच में चलते हैं जब ट्रेनिंग होती है हमारी, राइट. जवान आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं, साइड में रहते हैं, इस कमांडिंग. बट मैं था, विक्रम बत्रा था, विजयन था, पढ़ते, हम सब ने बोला ये ट्रेनिंग नहीं है, ये लाइफ की असली परीक्षा है. और असली परीक्षा में योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. यू हैव टू, आपको नेताओं की तरह उनको भाषण नहीं देना है कि जवान आगे चलो मैं पीछे हूं. यू हैव टू शो इट बाय योर एक्शन. और हमने बोला हर लड़ाई में हम सबसे आगे चलेंगे, और पहली बुलेट आएगी वो हम फेस करेंगे rather than any one of you. So these two things, got so much of inspiration not only to myself and to my jawan, that we got a impossible victory. And in fact, that attack we started on 11th, which is just 2 days, 11 June. And 13 June ko, we put the tricolor on Tololing. That was one of the most difficult and the most remarkable फर्स्ट विक्ट्री. एंड उसके बाद से फिर हमने मुड़ के नहीं देखा इंडियन आर्मी ने, फिर एक के बाद. And you were hit with bullet in Tololing? No, that was my third. That was the third. Tololing, we get the victory. Major Vivek Gupta made the supreme sacrifice
in that thing. Some of my jawans also got made that sacrifice, but we got the victory there. So that was my third attack when I got injured badly. How is the bonding there inside the camp? जहाँ पे आप आपके जवान हैं और भी फेलो ऑफिसर्स हैं, कैसा इन जनरल कैसा माहौल होता है? बिकॉज मैं या कोई भी एक लेमैन कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता लाइफ में. I should tell you there was not any camp. There was no camp. They were sitting under boulders, बड़े बड़ी चट्टानों के और उसका नीचे एक छोटा बैठे सा बंकर बना लिया थे. उसने. बंकर भी नहीं था, Just- खुली आकाश के नीचे, वो तो हम चढ़ ना रहे हैं ना कोई ऊपर. वॉशरूम, nothing. For 15 days he was up on the peaks. और वहां पर आप कुछ नहीं बना सकते हैं. एक जो भी चट्टान मिले आप उसके नीचे बैठ जाओ, पूरे दिन छुपे रहो. रात में अटैक होते थे बिकॉज दे वर सो क्लियर. ऊपर से नीचे तक इतना स्लोप क्लियर है कि वो लोग शुरू में तो उन्होंने पत्थरों से मार दिया था. टू नागाज वर हिट बाय द, उन्होंने पत्थर लुढ़का दिए थे और वो- उसी में. यस, तो काफी लॉस हुआ हमारे, क्योंकि ऊपर से जस्ट जो मेन चट्टाने पड़े थे, दे जस्ट थिंक एंड इट इज हाँ. व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम और वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा. वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगा. तो So- that scenario, that ugly war, what I was saying, वो इमेजिन करने के लिए कि आपको सोचो 15 दिन तक आपको वॉशरूम भी नहीं मिल रहा, आप नहा भी नहीं रहे हो, वही कपड़े हैं, वही खाना 2-3 दिन में एक बार पहुंच रहा है. तो वो सिनेरियो कोई और डिस्क्राइब नहीं कर सकता. अगर आप इस बुक में पढ़ेंगे ना, तब मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम भूल जाएंगे. बिकॉज मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर आपको लगे मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है कॉर्पोरेट में, या ये नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं मिला, रेज नहीं मिली, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचो कि मैं कैप्टन अखिलेश की जगह कारगिल में लड़ाई कर रहा हूँ और ये मेरी सिचुएशन है. आपको लगेगा मैं 100 टाइम्स बेटर में, और आपकी सारी स्ट्रेस गायब हो जाएगी. राइट? बिकॉज स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक ऐसे व्यक्ति की तरफ देखें, ट्रांसपोज करें जो उससे 100 टाइम डिफिकल्ट पोजीशन में रहा हो, और फिर भी उसने किस माइंडसेट से उसको बाहर निकाला. सो आपकी स्ट्रेस गायब हो जाएगी. आप तो यू विल थैंक गॉड एटलीस्ट जॉब तो है, एसी तो चल रहा है. एसी तो चल रहा सही है. तो आपकी जो आपने मुझसे स्ट्रेस पूछा, तो मैं खाली अपने स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा. एनीवन हु विल रीड दिस बुक, आई कैन गारंटी दैट you will stop thinking about stress, because what you will be transposed in a situation which is like 1,000 times more difficult, and then you will forget yaar ye to, then you will always thank your God, your star, your family, that at least these things are there which we take it for granted. Right? True. Whatever is available to us we take it for granted, but this is No, not. हम privileged हैं. हम सही बात है, privileged हैं. बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, और आप सोचो वो उससे भी लड़के निकलते हैं. सही बात. एक सवाल मैं दोनों से पूछूंगा. Which has been the most scariest night for you logically during those days? जहां लगा हो कि भाई अब नहीं होगा. हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा. ऑब्वियसली मेंटल ट्रॉमा सब में होगा. That was not the one day or one night. I was scared for around 40 nights. And Vivek, Every day आपको न्यूज़ मिलती थी किसी की कि now they are no more. और हर दिन कोई बॉडी आती थी जहां आप खुद जाते थे कंसोल करने के लिए. तो एवरी टाइम व्हेन आई वाज मैं कंसोल करती थी किसी लेडी को, और या किसी बच्चे के ऊपर हाथ रखती थी कि मालूम है कि उसका फादर नहीं आएगा, उस समय मुझे मालूम होता था कि मेरा हस्बैंड भी वहीं लड़ रहा है जहाँ से ये बॉडीज आ रही हैं. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. एंड मेरे घर की सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी मदर वॉज हॉस्पिटलाइज न्यूज़ सुनने के बाद ही, एंड मेरे इन लॉज दे वर ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल. तो मैं किसी के सामने रो भी नहीं सकती थी, बिकॉज अगर मैं रोई तो सब बिखर जाना. तो जब भी रोई हूँ तो रात में रोई हूँ. रात भर मैं प्रेयर्स में निकाले हैं मैंने कि किसी तरह ये बस ख़त्म हो जाए, ये बंद हो जाए, क्योंकि सब लोग इतनी मतलब इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. एंड आई हैव गॉन थ्रू फॉर अराउंड 40 नाइट्स जब तक ये वॉर इट इज़ कॉल्ड एज ए 50-day वॉर. तो 10 दिन पहले ये वापस आए थे, और फिर 26 जुलाई को डेट वॉज डिक्लेयर्ड दैट नाउ विक्ट्री इज़ देयर. तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. हर दिन हर रोज़ ये पता मालूम होते हुए कि आपका जो हस्बैंड है वो उन्हीं पीक्स पे लड़ रहा है जहाँ से ये बॉडीज आ रही हैं, और सब दोस्त हैं. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. तो आपके लिए ज़्यादा. सो आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़्यादा जब टोलो लिंक के लिए हम जाने वाले थे,
सो टोलोलिंग एक ऐसी पीक थी जिसको एरीबी अपना फोर्ट बोलता था कि ये मेरा फोर्ट है और आप इसको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने सिचुएशन बताई बिल्कुल सीधी चट्टानें थी, चारों तरफ माइन लगी हुई थी, कोई भी चढ़ने का रास्ता आप था जो कि उन स्टीप के थ्रू ही आना था। उन सब पे एक एनिमी ने माइन लगा रखी थी और सब वेपन्स के मुंह हमारी तरफ थे। वो वहाँ पे 5-6 अटैक सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इनफैक्ट हमसे पहले 18 ग्रेनेडर्स ने अटैक किया था, तो वहाँ पे मेजर विकास अधिकारी हु डाइड फाइटिंग, हिज बॉडी वाज आल्सो देयर बिकॉज वी कुड नॉट रिट्रीव इट। और आर्मी के लिए बहुत एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यू डोंट लीव योर फ्रेंड्स डेड और अलाइव, आपको उसको वापस लेके आना है। तो बहुत और हम इसीलिए जब हम इसके लिए गए थे, हम लोगों ने केसरिया बाना बांधा था, हमारी राजपूत पलटन थी जिसके साथ मैं लड़ाई कर रहा था, राजपूताना राइफल्स। 2 राजपूताना राइफल्स। तो मैं उनका आर्टिलरी ऑफिसर था, तो मैं बोफोर्स और सारी गन्स को भी पीछे से कमांड कर रहा था। तो केसरिया बाना का मतलब ये होता है, अगर आपने पुराना इतिहास पढ़ा हो, कि जब आप एक ऐसी लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं कि जब आपने डिसाइड कर लिया या तो आप जीतोगे या वापस नहीं आओगे, तब आप केसरिया बाना पहनते हैं। तो वो हमारा निश्चय था कि या तो हम जीत के आएंगे, क्योंकि मेरे साथियों की बॉडी आज तक वहाँ पड़ी हुई थी। तो लेकिन हाँ, मुझे पता था कि इतने अटैक हुए हैं, सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, मुझे अपने नहीं, मेरे इतने जवानों की भी चिंता थी। मुझे ऑब्वियसली आई वॉज वेरी न्यूली मैरिड, मुझे अपनी वाइफ के बारे में भी सब ख्याल थे कि हाउ शी विल गो थ्रू द लाइफ, पेरेंट्स कैसे सर्वाइव करेंगे। सो आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट नाइट फॉर मी, क्योंकि चांसेस ऑफ विक्ट्री मुझे पता था, चाहे मैं उन्हें बोल रहा था, बट बैक ऑफ द माइंड में था। तो उस रात को जब मैंने वो 3 लेटर लिखे हैं बैठ के, वो शायद मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि वो पहली बार लेटर लिख रहा था, अगले अटैक में भी लिखे थे, लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत लेंगे जब टोलोलिंग था। बट टोलोलिंग, बिकॉज दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, उसमें वो लेटर लिखना, मतलब लड़ाई इतनी डिफिकल्ट नहीं थी मेरे लिए, बट इमोशनली ये इमेजिन करना कि आई एम गोइंग टू डाई, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट सिचुएशन, राइट लेटर टू योर family, put it in the bag, and then put all your fear at the back of your mind, remove it, go to Jawans, give them the hausla, give them the motivation that we are going to win at every cost, because उनके सामने मैं वीक नहीं पड़ सकता था, उनके सामने मैं अपने फियर नहीं दिखा सकता था मेरे अंदर फियर था, एप्रीहेंशन थे। कोई भी सुपर ह्यूमन होगा जो बोलेगा कि इस सिचुएशन में फियर नहीं था, लेकिन एज ए ऑफिसर आपको अपने फियर को दबाना है और जवानों को बोलना है कि यस वी विल विन दिस बैटल। तो मेरे ख्याल से टोलोलिंग से एक दिन पहले की नाइट मेरी आज तक की सबसे डिफिकल्ट नाइट थी, व्हेन आई इमेजिन दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम बैक। वाओ, this has been an amazing conversation. I guess for all those people who love this interview, love this conversation, उनके लिए किताब शायद ज़्यादा justice कर पाएगी इन stories को। This book, मैं अगर इसको डिफाइन करूँ, ये बुक क्या होगी? दिस इज लाइक दैट पिलो जो आपके बेडरूम में है, जिसने सब कहानियां सुनी है, जिसने सब आंसू देखे हैं, जिसने सब खुशियां देखी है। आई गेस दिस बुक विल बी अ मेमोर ऑफ योर लाइफ, जो सब कुछ डिफाइन कर सकता है कि आपकी फैमिली ने क्या देखा कारगिल वॉर के दौरान। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, हैव अ वंडरफुल लाइफ, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, एंड जो आपका हौसला है आई होप वो सब तक वैसे ही फैले जैसे आपने अभी मुझे कुछ टाइम में दिया है। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो रीडर्स आप हमारी लाइफ का पार्ट बनेंगे, यू विल हैव दैट जर्नी विद अस, बिकॉज द वे इट इज रिटन आपको हमेशा लगेगा कि आप हमारे साथ हैं और हमारे साथ साथ आगे बढ़े। जलील मलिक ने और मिसेस मलिक ने दोनों ने ये बुक फॉरवर्ड करी है, और जब मैंने उनको इसका फाइनल ड्राफ्ट भेजा तो शी फिनिश्ड दिस बुक इन 4 hours। वो जब उन्होंने बुक उठाई वो रख ही नहीं पाई, तो उन्होंने मुझे 9:30 बजे कॉल किया रात में, शी वीडियो कॉल मी एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी कि शिखा एक बार पढ़ने के बाद मैं इस बुक को रख नहीं पाई हूँ, जबकि शी हैज ऑल्सो गॉन थ्रू एवरीथिंग बट द सेम डिटेल व्हाट आई हैव कन्वेड, बिकॉज वो काफी हायरार्की पे ऊपर बैठे हुए थे, शी वाज अ चीफ वाइफ, और ये जो डिटेल उन्होंने पढ़ा तो बोली कि कितनी सारी चीजें आज मुझे पता चल रही हैं कि यू हैव गॉन थ्रू। और 11:30 बजे रात में उनका फॉरवर्ड मेरे पास था, एंड उनका फॉरवर्ड पढ़ने के बाद मैं रोने लग गई कि हाउ टच, मतलब इतने डीपली उन्होंने वो लिखा। एंड जनरल मलिक ने, तो दे बोथ हैव सीन दिस वॉर फ्रॉम द स्टेटस ऑफ चीफ, और हम ग्राउंड्स पे थे, लेफ्टिनेंट कैप्टन,
तो उनको भी वो चीजें मालूम पड़ी जो हमारी बुक से। सही बात है। इनफैक्ट जनरल तो- मालिक ने अभी उसमें बोला है कि मतलब बहुत I have- मैंने बुक पढ़ी है कारगिल, वो तो कारगिल के दुनिया भर में कोई सही भी बात बुक है। कारगिल से या वॉर से आती है तो उनके उनको पास पढ़ा आती जाता है, सही है, बात बट उन्होंने कहा इसमें लिखा भी है सर ने कि दिस इज वन ऑफ द यूनिक बुक जिसमें जो इमोशंस को आपने टच किया है और जिस हिसाब से स्टोरी फ्लो करी है, कोई भी इसको जब उठाएगा तो वो बिना खत्म किए रुक नहीं सकता। क्या बात है। तो मैं इसको आज ही पूरी Yes. खत्म करने की कोशिश करूंगा। आप उठाओ बस, हाँ, बस ठीक है। खत्म करवा देंगे। खत्म हम करवा देंगे, क्या आप बात है। उठाओ बस। क्या बात है। मतलब दैट इज माई कॉन्फिडेंस नाउ, क्योंकि अभी तक मुझसे ये 15-20 लोग बोल चुके हैं कि जब इट इज वेरी ग्रिपिंग, तो एक बार उठाने के बाद लगता है आप कि लोग अब भी क्या करो। हो रहा है, अब क्या हो रहा है, यू हैव टू मेक इट कि टर्न नेक्स्ट पेज। क्या बात है। तो मतलब आई एम ग्रेटफुल कि उन लोगों को ये अच्छा लग रहा है, एंड माइट बी कि आई हैव रिटन इन दैट वे कि मेरा माय माइंड एंड हार्ट वाज इनसाइड दैट। We are grateful that you wrote this. Thank you very much for being a part of this conversation. It was lovely having a conversation and coffee. सेम with you. हियर, सेम हियर। थैंक्स Thank अ you. लॉट। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद।